हाँ, तो वी आर रीडिंग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस में वी आर मूविंग a charged particle from one point to another point inside an electric field। इसमें फील्ड के अंदर ही मूव कर रहे हैं, इसमें फील्ड के बाहर बहुत दूर से जा रहे हैं। ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट कूलम। जूल पर कूलम कहलाता है वोल्ट। अब मैंने कहा ये इसकी ऐसा यूनिट है। अच्छा, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं। अब मैंने कहा डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। फिर से देख लो। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying a charge of 1 coulomb from one point to another point inside an electric field, then potential electric potential difference is said to be 1 volt। ठीक, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, बन जाएगा जी। सिंपल डेफिनेशन है, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में वर्क की जगह एनर्जी दे देता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर वर्क एंड एनर्जी आर वन इन द सेम। अपन कोई लॉस नहीं कंसिडर कर रहे। ठीक है, तो अगर एनर्जी दे दे तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ई रख देना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग नहीं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in carrying a charge of 1 coulomb from one point to another point inside an electric field, then potential difference is said to be 1 volt। क्लियर है इतना? किसी को डाउट डेफिनेशन में है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल याद करने वाला है। अच्छा, ऐसा यूनिट आपकी वोल्ट हो गई। अब क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल रिगार्डिंग पोटेंशियल। ठीक, चलो लिखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो। अब न्यूमेरिकल देखो आप ही को करना है। ठीक है, यू विल डील विद द न्यूमेरिकल। एक बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्या लिख लो? कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल if 10 joule of work is done, if 10 joule of work is done in carrying a charge of 4 coulomb, if 10 joule of work is done in carrying a charge of 4 coulomb। क्लियर है? बताओ आंसर कितना आएगा चैट में। कितना आंसर आएगा? फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? कैलकुलेट द पोटेंशियल, सृष्टि ने आंसर दिया है 2.5। हाँ, बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। वर्क डन दिया है 10 जूल और चार्ज की वैल्यू दी है 4 कूलम। V क्या होता है? W बाई Q। 10/4 दैट इज 2.5 वोल्ट। कर लो जिसको करना है ना। सिंपल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी में भी दिया है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, ब्लू में प्रिंटेड जो क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन, उसमें दिया गया ऐसा क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। क्लियर है सबको? बन जाएगा? कोई डाउट है ना इसमें? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी का आंसर आ गया? ओके, अब देखो, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब मैंने क्या किया, अब अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द
पोटेंशियल नहीं, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन in carrying a charge of 2 coulomb, calculate the work done in carrying a charge of 2 coulomb from a point A, from a point A, ब्रैकेट में लिखो A के बगल में 20 वोल्ट, मतलब A पर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B, calculate the work done in carrying a charge of 2 coulomb from a point A, ब्रैकेट में लिखो 20 वोल्ट 20V, to a point B, ब्रैकेट में लिखो 24 वोल्ट, B के बगल में लिखो 24 वोल्ट। तो सवाल ऐसा हो गया, चार्ज कितना है 2 कूलम, 2 पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, ये है 20, कितना बोला 20 वोल्ट, और ये है 24 वोल्ट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W बाई Q। अच्छा, आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। अब आप क्या निकालोगे, कहां से ले जा रहा हूं मैं, A से B, कहां ले जा रहा हूं मैं, A से B, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, VBA, फाइनल जहां पर ले जा रहा हूं माइनस इनिशियल। हमेशा आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही पुट करना है। यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, यहाँ पर 24 वोल्ट है, डिफरेंस कितना आएगा 24 माइनस 20 दैट इज 4 वोल्ट। क्या करना है, जहां पर ले जा रहे हैं माइनस जहां से ला रहे हैं, ऐसे ही करते हैं ना, लास्ट ईयर काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल फाइनली कितना आएगा 24 माइनस 20 दैट इज 4 वोल्ट। अब आप पुट कर दो फॉर्मूले में, V की वैल्यू 4 हो गई, W मुझे नहीं पता, Q की वैल्यू 2 है, 2 4 सा 8 जूल आंसर आ गया। अब यूनिट ध्यान देना, अच्छा कैट क्लास, सॉरी सॉरी यार, फिर से देख लो, सॉरी स्क्रीन रुक गया था। देखो यहाँ पे चार्ज है 2 कूलम, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी, पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना है 24 वोल्ट, मुझे ए से बी ले जाना है। तो हमेशा अपन पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल कितना है 24, इनिशियल कितना है 20, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 4 वोल्ट। अब पुट कर दो फॉर्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्वेश्चन में आपको वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू क्यू, 4 2 का कितना आंसर आ गया 8 आ गया। ये ध्यान देना है कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल दिया है तो हमेशा उसको क्या करना है, माइनस करना है, हमेशा माइनस करना है, कभी भी प्लस नहीं करना। और कैसे माइनस करना है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, अब मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो पॉइंट ए से ले जा रहे हो पॉइंट बी तक, ध्यान देना, ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, बी का पोटेंशियल 8 वोल्ट हो गया, तो जब माइनस करोगे आप ए से बी ले जा रहे हो, फाइनल माइनस कितना आएगा 8 माइनस 10 -2, तो माइनस साइन आया तो वो गलत नहीं है, वो सही है, आपको साइन के साथ ही लिखना है, समझ गए। वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, और वर्क डन नेगेटिव आ रहा है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा नेगेटिव, करके देख लो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर ये फाइनल है 8 माइनस 10, पोटेंशियल आएगा -2, तो वर्क डन की जो भी वैल्यू आएगी, अगर मैं चार्ज को पॉजिटिव लेता हूँ तो वो क्या आएगी नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पर वर्क डन कैसा हो रहा है नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसको धक्का देके ले जा रहे हो, समझ गए।
और यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है? इतना बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। अगर 2 पॉइंट पे पोटेंशियल दिया है, माइनस कर दो, वैल्यू लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। साइन का आपको ध्यान रखना है, अगर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर साइन नेगेटिव है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का साइन नेगेटिव रखना है। क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत बताओ चैट में। अगर 2 पॉइंट पे पोटेंशियल दिया है, एक और क्वेश्चन, चलो ठीक है लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो। Riju has given the answer, Ayush has given the answer, Srish has given the answer. लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट द वर्क डन in moving an electron अब आई थिंक सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए के बाजू में लिख लो 8 वोल्ट, फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इज ए पर आप वैल्यू ले लो 8 वोल्ट, टू पॉइंट बी पर आप वैल्यू ले लो 12 वोल्ट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। करो। अब देखो इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज कितना लोगे, ध्यान रखना, चार्ज लोगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे चार्ज का साइन रखना जरूरी है, तभी वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, समझ गए? करो। अब ए का पोटेंशियल दिया है, बी का पोटेंशियल दिया है, ए से बी में ले जा रहा हूँ, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आपका पोटेंशियल आ जाएगा वी बी ए, कितना आएगा वी बी माइनस वी ए, दैट इज 12 माइनस 8, दैट इज 4 वोल्ट। अब निकाल दो वर्क डन, क्या फॉर्मूला है, V इंटू यू, रट लो ये फॉर्मूला, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V कितना हो गया 4, Q कितना हो गया, Q की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। करो सॉल्व, इसको बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 का कितना होता है 64, दैट इज 6.4, -6.4 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपका वर्क डन आ गया। माइनस साइन लगाना मत भूलना। क्लियर है? सिंपल है ना? तो वैसे एग्जाम में तो सिंपल ही आता है, ऐसे डिफरेंस भी नहीं दिया रहता। अगर मान लो 2 पॉइंट का डिफरेंस है, दोनों को माइनस कर देना, जो चार्ज दिया है उसको, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस रखना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो साइन क्या रखोगे, माइनस, या नेगेटिव चार्ज दिया। अच्छा, नेगेटिव में देखो कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉन आता है और बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। तो सवाल में या तो इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल दे देगा, या प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दे देगा। इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में नेगेटिव लेना है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में साइन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लियर है सबको? हम सब दे दो भाई, क्लियर है? तो बहुत सिंपल टॉपिक है। क्लियर है? किसी कोई डाउट? रुको मैं चैट देख लूं। वेरी गुड, बिंदु हैज गॉट द आंसर, उदित का भी आंसर आ गया, क्या बात है। चलो बन जाएगा ना पोटेंशियल, सिंपल है पोटेंशियल, अब कोई दिक्कत तो नहीं पोटेंशियल में। एक चीज कल मैंने और बताई थी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ से फ्लो करता है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल,
और जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सेल का जो बैटरी है उसका जो लॉन्गर टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, छोटा वाला टर्मिनल क्या लेते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव को अपन हाई पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव को अपन लो पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये एक बात ध्यान रखना, ठीक है, काम आएगा, बन जाएगा। तो देखो अपना इलेक्ट्रिक करंट हो गया और अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो टॉपिक खत्म हो गए। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके पास बुक है सभी के पास, अगर नहीं हो तो वो एनसीईआरटी बुक से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। इसके बाद एक टॉपिक आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक लाइन का, वो है सर्किट। सर्किट पढ़ा है सभी ने, क्या होता है? ऐसा होता है ना सर्किट, ये यहाँ पे बल्ब लगा दिया, बल्ब या कुछ भी अपन लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ये आपका, अच्छा, अगर एक सिंगल सेल है तो उसको सेल कहते हैं, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी देखिए ना, उसमें कई सारे सेल जुड़े रहते हैं, तो सेल इज सिंगल एंटिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो ये बैटरी लगी है, ये एक बल्ब लगा है, और क्या लग जाएगा यहाँ पे? लग जाता है एक डिवाइस, उसको अपन बोलते हैं ए। ए मतलब एम मीटर। एम मीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। बल्ब के अराउंड एक डिवाइस लग जाता है, उसको अपन डिनोट करते हैं वी से। वी मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये आपका की है, अगर डॉट बना हुआ है तो ये क्लोज है, और डॉट हट गया तो मतलब ओपन। क्लोज मतलब करंट बहेगा, ओपन मतलब करंट नहीं बहेगा, सर्किट टूट जाएगा। सर्किट में करंट तभी बहेगा जब सर्किट कैसा होगा? कंप्लीट होगा, क्लोज होगा। तो सर्किट की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो एक और सवाल आता है एमसीक्यू वाले में, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है तो यहाँ एम मीटर का पॉजिटिव, यहाँ एम मीटर का नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, यहाँ वोल्ट मीटर का नेगेटिव। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? चार डायग्राम बना के दे देगा, इनको उल्टा पुल्टा लगा देगा, प्लस माइनस इधर उधर कर देगा, उसमें एक डायग्राम सही होगा, या फिर मान लो तीन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, तो बोलेगा आप सही निकालो या गलत निकालो। तो जनरली वो गलती कहाँ करता है? हमेशा इसमें करेगा, प्लस माइनस में, प्लस के साथ प्लस, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, माइनस के साथ माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एम मीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगता है। अभी अपन सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे आगे, बट इसको रख लेना, एम मीटर कैसा लगता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर कैसा लगता है? पैरेलल में। देखो सीरीज मतलब क्या होता है? एक के पीछे, ये सीरीज बन गई, ये सीरीज है। और पैरेलल मतलब ऐसा, सीरीज में केवल एक एंड जुड़ा रहता है, ये देखो जैसे ट्रेन के डब्बे जुड़ते हैं ना, एक डब्बा दूसरे डब्बे के पीछे आके जुड़ गया, तो इस डब्बे का एक एंड और इस डब्बे का एक एंड जुड़ा, ये सीरीज है। और पैरेलल में क्या होता है? दोनों एंड जुड़ जाते हैं, ऐसा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो पॉजिटिव है, एम मीटर का एक एंड यहाँ जुड़ा है, फिर इसके बाद कहीं और जुड़ गया है, लेकिन यहाँ देखो इस वोल्ट मीटर के दोनों एंड यहाँ जुड़े हैं, स्क्वायर ऑफ ड्रॉप, ये ऐसा जुड़ा है, ये वाला, ये कनेक्शन है, अपन पढ़ेंगे अभी। तो एम मीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है, वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है? पैरेलल में। एम मीटर से करंट नापते हैं, और वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? पोटेंशियल नापते या मेजर करते। ये आपकी की है, ये आपका बैटरी है, ये आपका लोड, इसको कई बार बल्ब कह सकते हो, लोड कह सकते हो, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हो और उसका यूज करते हो, ठीक है। एक चीज और होती है सर्किट में, बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डायग्राम होता है ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब नाम ही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? विरोध करना, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट जो फ्लो करता है उसको अपोज करता है। अब सर्किट में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा,
और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट। तो ध्यान रखना, जो ट्रांसमिशन कॉइल होती है ना, जब ट्रेन से ज्यादा देखते हो ना गांव में बहुत बड़े बड़े वो टावर लगे रहते हैं और उसमें ट्रांसमिशन लाइन जाती है, बहुत मोटी मोटी तारें जाती हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अच्छा रेजिस्टेंस होता क्यों है ना, अच्छा रुक जाओ, मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, डीप जा रहा हूँ। पहले अपन इसके बाद मेन टॉपिक पढ़ ले, ठीक। तो सर्किट बन जाएगा, सर्किट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट कंप्राइजेज ऑफ सेल और बैटरी, की, लोड, वोल्ट मीटर, एम मीटर एंड द रेजिस्टेंस। एम मीटर is connected in series, voltmeter is connected in parallel. Ammeter measures current, voltmeter measures the potential difference. की सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए डॉट लगा है तो मतलब सर्किट क्लोज है और करंट बहेगा। मैंने डॉट हटा दिया मतलब सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ। भाई बुक सब लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। बुक एनसी अगर नहीं है बुक एनसीईआरटी की तो डाउनलोड कर लेना, उसमें सब कुछ दिया है ओम्स लॉ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, दैट इज ओम्स लॉ। ये क्लियर है, सर्किट ये बन जाएगा ना। ठीक ना, एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हैं, अब वो डायग्राम में एक नंबर का एमसीक्यू पक्का आता है। अब उसमें क्या आ जाएगा, ये बन के आ गया, अब वो लिख के आ जाएगा, ऑप्शन दे देगा ये किसका डायग्राम है, बैटरी का, सेल का, रेजिस्टेंस का या की का। तो किसका डायग्राम है ये, सेल का। तो वो जो डायग्राम देखना आप बुक में, पोटेंशियल खत्म होने के जस्ट बाद और ओम्स लॉ शुरू होने से जस्ट पहले एक ऐसा ब्लू कलर का दिया है, उसमें सारे डायग्राम बने हैं, वो पढ़ लेना। उसमें से एक डायग्राम बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है बनाने को, मतलब बनाने को नहीं, बन के आ जाएगा तो बोलेगा इसका नाम क्या है। क्या अभी अपन सर्किट पढ़ेंगे तो अपने आप को याद हो जाएगा, एक बार आप देख भी लेना, बहुत इजी। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। उसमें एक रियो स्टार्ट एक्स्ट्रा होगा और एक वायर ज्वाइंट वाला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर आप साइंस लेते हो और आप कहीं भी जाओगे, चाहे आप मतलब यहाँ पढ़ लोगे 10th में, 11th 12th, किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे, एक आपसे ओम्स लॉ क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा। मतलब सबसे बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का और इससे इंपॉर्टेंट लॉ कोई नहीं, और बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ओम एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने किसके बीच रिलेशन निकाला, उन्होंने रिलेशन निकाला वोल्टेज और करंट के बीच। किसके बीच निकाला, वोल्टेज और करंट के बीच। अब देखो एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल, मतलब ऐसे मैं लॉ बोलूंगा तो थोड़ा लॉ जल्दी याद नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक छोटा सा सेल है जो ड्राई सेल आता है, ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना होता है, 1.5 वोल्ट। अब ये छोटा सा सेल है, तो क्या इससे मैं 10 वॉट का बल्ब जला पाऊंगा, नहीं जला पाऊंगा ना। क्यों नहीं जला पाऊंगा, क्योंकि ये उतना करंट नहीं देगा। 10 वॉट के बल्ब को जलाने के लिए मेरे को एक बड़ा सेल चाहिए ना, जो टॉर्च में सेल नहीं लगे रहते, वो भी ड्राई सेल ही है, बट उनका पोटेंशियल मतलब ज्यादा होता है। 2 सेल लगे रहते हैं, 5 और 5 10 वोल्ट के, देखा ना टॉर्च में जो पुराने गाँवों में चलते थे। तो क्या हुआ, जब पोटेंशियल कम था तो करंट क्या था, कम था, और जैसे पोटेंशियल ज्यादा हुआ करंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यही ओम्स लॉ है, कुछ नहीं है ओम्स लॉ। इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट and states that current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference। मतलब जितना ज्यादा आप पोटेंशियल लगाओगे उतना ज्यादा करंट पाओगे, जितना कम पोटेंशियल लगाओगे उतना कम करंट पाओगे, ठीक है। अब देख लो, क्लियर है इतना, ये सबको समझ में आ गया ना। छोटा सा सेल है तो कम करंट देगा, बड़ा सेल है तो ज्यादा करंट देगा। क्या हुआ, ये पोटेंशियल को अपन ने बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, पोटेंशियल को कम किया तो करंट घट गया। तो यही ओम्स लॉ है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लो क्या बोलता है। तो ओम ने कहा, इसके लिए थोड़ी कंडीशन भी है कि मान लो ये एक वायर है, दिस इज अ वायर,
ये जो दो पार्ट है ना, जहां से कोई चीज अंदर जाती है या कोई चीज बाहर आती है, इसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ओम ने तीन चीजें कही। अगर मैं इसका लेंथ, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर या कंडक्टर, अगर किसी वायर की फिजिकल कंडीशन, देखो तीन फिजिकल कंडीशन है। पहला उसका लेंथ हो गया, दूसरा हो गया उसका ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन है, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। ये तीन फिजिकल कंडीशन। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, कौन कौन से फिजिकल कंडीशन? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स टेम्परेचर। अगर ये तीनों चीज क्या रहती हैं? कांस्टेंट। क्या रहती हैं? कांस्टेंट, अपन चेंज नहीं करते हैं, देन current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference। मतलब V is proportional to I। जैसे V बढ़ेगा I भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे V घटेगा I भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इतना क्लियर है सबको? बताओ चैट में कोई देखता है तो। इससे कोई प्रॉब्लम बताओ। ये सिंपल लॉ है, लॉ उसने दे दिया है ना। आपको अच्छा रट लेना ओम्स लॉ, लिखने को आता है एग्जाम में पक्का, या इसकी एक्टिविटी आती है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो। क्या क्या है ओम्स लॉ? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज इट्स लेंथ, its area of cross section and temperature are kept constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, करंट को कम, पोटेंशियल को कम करोगे करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, जैसे आपने लास्ट में वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अपन हटाते हैं ना, किससे हटाते हैं? इज इक्वल टू से। हमेशा यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसे अपन बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस केस में वो कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल आर। और कैपिटल आर कहलाता है रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। लॉ यहां तक क्लियर है आपको? अब मैंने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया। जैसे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया इज इक्वल टू से, तो आई के साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब है विरोध करना। अब वायर में किस चीज का विरोध होगा? करंट के फ्लो का। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो चार्जेस के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी वायर के लिए आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो चार्जेस अच्छे से फ्लो नहीं करेंगे। चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ध्यान देना। देखो, रेजिस्टेंस की दो डेफिनेशन मिल सकती है। पहला हो गया V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो पहली डेफिनेशन तो बहुत इजी है, इट इज रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। इट इज रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। या दूसरी डेफिनेशन जो नॉर्मल डेफिनेशन है, the property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of current is called resistance। Property of conductor by virtue of which it opposes the flow of current is called resistance। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब आगे आने में पूरा चैप्टर रेजिस्टेंस से बेस है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर है ना? सिंपल चीज है कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकता है। अब सवाल ये आता है भाई कि कैसे रोकता है और क्यों रोकता है? रेजिस्टेंस क्यों आता है, कैसे आता है, क्यों आता है? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है, या चार्ज की डेंसिटी 10 टू द पावर 29 पर मीटर
क्यूब। अच्छा, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं। करंट एक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या बोला, हल्का सा भी मूव करते हैं तो वो मूव बिल्कुल नहीं कर पाते, तुरंत जाके अगले से टकरा जाते हैं और रेस्ट में आ जाते हैं। फिर अगला एनर्जी पाता है, अगला मूव करता है, तो ऐसे सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते रहते हैं, लेकिन कभी भी बहुत लंबा मूवमेंट नहीं कर पाते। हल्का सा ऐसे मूव करेंगे, अगले से टकरा जाएंगे, फिर फोर्स सकता है, फिर हल्का मूव करेंगे, फिर टकरा जाएंगे। तो अगर ये टकरा रहे हैं, मान लो मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ तो मेरे में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और मैं जाके इस ब्लैक बोर्ड से टकरा जाऊँ बूम, तो मेरी बॉडी को डैमेज भी होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, है ना, और मेरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। जब भी कोलिजन होता है कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। तो अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर रेजिस्टेंस, इट इज द कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन विथ देमसेल्फ और विथ द पॉजिटिव मेटल आयन। बताया था ना, मेटल आयन से भी टकराते हैं और खुद से भी टकराते हैं। तो रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एकदम फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इनका लगातार कोलिजन होता है आपस में या मेटल आयन के साथ। तो इसीलिए आपके कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस, चार्जेस इजीली फ्लो नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा आपकी गाड़ी उतनी स्लो चलेगी। चार्जेस फ्लो चल रहे हैं मतलब करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगा। ये करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर स्लो चलेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान है ना, रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करती है। कैसे रेजिस्टेंस आता है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग विद देमसेल्फ एज वेल एज विद द पॉजिटिव मेटल आयन ड्यू टू विच दे कैन नॉट हैव इजी मूवमेंट या फ्री मूवमेंट। और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम कोलिजन उतना कम रेजिस्टेंस। समझ गए। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी विच ऑफ करंट। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, रेजिस्टेंस क्लियर है। हाँ, किसने चैट किया भाई, अतुल सर वही तो हैं, क्या बात है, वेरी गुड आइस कृतिका। हाँ बताओ, कोई डाउट है यहाँ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होता है ना। किसी किसी भी कंडक्टर जरूरी नहीं, कोई भी मतलब मैटर हो सकता है ना, कोई भी वायर, कोई भी सब्सटेंस। तो रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार खुद से कोलाइड करते हैं या पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड करते हैं। जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब सुना यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस एक गिवन वायर के लिए, अगर अपन इन सब फैक्टर को चेंज नहीं करें तो रेजिस्टेंस एक गिवन वायर के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कब चेंज होगी, जब लेंथ चेंज कर देंगे, जब एरिया चेंज कर देंगे, या जब टेम्परेचर चेंज कर देंगे। ये भी ध्यान रखना। आपके जो लेकिन सिलेबस में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो लेंथ पर हैं और एरिया पे हैं, लेकिन टेम्परेचर वाले क्वेश्चन नहीं है। वो क्लास 12 में है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अभी नहीं है वो क्लास 10 में। तो अगर मैं इन सब चीजों को छेड़ता नहीं हूँ, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करता हूँ, तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, है ना, ज्यादा बोर नहीं करता मैं आप लोग को, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग टाइम यूटिलाइज कर लो। क्योंकि देखो, टीचर्स पढ़ा तो रहे हैं, चाहे यूट्यूब में पढ़ाएं, चाहे लेक्चर बना के पढ़ाएं। हाँ, अब ये है कि जब आप स्कूल जाओगे तो पढ़ाएंगे टीचर्स आपको, दे विल टीच यू, बट उतना ना कोई टाइम नहीं देगा। ये सिलेबस भी खत्म करना होगा, है ना, तो उसमें लाइक टाइम नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि लोग फिर आप पहले भी तो पढ़ा चुके हैं ना। तो ये चीज ध्यान देने से आप अभी पढ़ लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखो ये है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है,
एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को अपन क्या बोलते हैं? ओम। ये सिंबल है इसका, घोड़े की नाल, सॉरी हल्का टेढ़ा बन गया, ये सिंबल है ओम। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ओम। साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, क्या नाम है? ओम। अब मैंने कहा डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोला? डिफाइन 1 ओम, तो क्या बोलोगे? इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर। मतलब ये तार है, ये तार है, मैंने इस तार के अराउंड कितना पोटेंशियल अप्लाई किया? अरे यार चौक टूट गई। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, और 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इस तार से कितना करंट निकला? 1 एम्पियर। मतलब इस तार का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। फिर से सुन लो, इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम। ये जितनी भी 1 वाली डेफिनेशन है इनको कभी याद नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हो। मैंने कभी याद नहीं की, स्कूल में मैंने याद। तो if on applying a potential of 1 वोल्ट, a current of 1 एम्पियर flows through the wire, resistance of the wire is said to be 1 ओम। क्लियर है इतना सबको? बन जाएगा, है ना? तो ओम है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाएगा, फिर से सुन लो। इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम। अच्छा, एक चीज और, किसी एक के 1 की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, या तो 1 एम्पियर आ जाएगा, या तो 1 वोल्ट आ जाएगा, या तो 1 ओम आ जाएगा, या तो 1 वॉट आ जाएगा, या 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। वो सब भी है, सब कुछ है, कुछ गया नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस साल भी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, मैंने आपको 9th में पढ़ाया हुआ एक टॉपिक, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, है ना? स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? यहां देखो, अब अपन प्लॉट करेंगे कौन सा ग्राफ? वी आई ग्राफ। कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे? वी आई ग्राफ। अब स्लोप, वी आई ग्राफ में स्लोप किसके बराबर है? इट इज एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द करेंट एक्सिस। हमेशा एंगल किससे लेना है? करेंट एक्सिस से। अब यहां पे आप लिख लो, वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा? रेजिस्टेंस। ये आप याद कर लो। डीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था? वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था? एक्सीलरेशन। तो इसी प्रकार वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। आप कोई पूछे सर कैसे आ गया, तो सुनना यहाँ पे, स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल में देखो, ऐसा मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये वी है, तो ये भी क्या है? वी, और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर बराबर हो गया वी के, बेस बराबर हो गया आई के। वी बाई आई का फॉर्मूला किसके बराबर है? हाँ। तो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। ये तो मैंने डराइव करके बता दिया, करना है तो ठीक है, बस आप याद कर लो कि वी आई ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस। याद रहेगा, वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूं तब तक आप लिख लो। Slope of VI graph will give, sorry, resistance। क्लियर है? ये सिंपल आप याद कर लो। रितिका, अनुष्का, यस सर, ओके, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे आगे, टी शर्ट गंदी हुई मेरी। कहाँ पे थे अपन? वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। अब इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, जैसे 9th में आपको डी टी वी टी आता था, बट इसमें सिंपल निकालने का था। देखो कैसा। अब सबसे पहला एक ऐसा ग्राफ दे दिया, ये
अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हाँ यहाँ देख लो, एक चीज और ध्यान रखना, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मैंने बताया था क्लास 9 में, अगर ध्यान करना, कि अगर ये केवल यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर यहाँ केवल पावर 1 है या कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है पावर, तो ग्राफ की जो लाइन है वो हमेशा कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने बताया था कि मान लो ऐसा दिया है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। फिर मैंने कह दिया y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो ये ग्राफ की स्लोप और स्टीप चली जाएगी, ऐसा x4 में और स्टीप हो जाएगी। तो अगर पावर 1 है तो v जो भी ग्राफ है वो हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर ओम्स लॉ का ग्राफ बनाने को आता है तो वैल्यू क्या था, वैल्यू ऐसे दे देगा, यहाँ v की वैल्यू दे देगा, यहाँ पे i की वैल्यू देगा, बोलेगा ग्राफ प्लॉट करो। तुम्हारा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो गया, मतलब ओम्स लॉ क्या हो गया, फेल हो गया, और आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना, वी आई ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, इसका मतलब जो कंडक्टर है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है, नॉन ओमिक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। नॉन ओमिक में कौन आते हैं, नॉन ओमिक में आते हैं ये आपके सेमीकंडक्टर आ गए, ये सारी इंसुलेटर, ये सारी चीजें आती हैं, उन लोग ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनको अपन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। मरकरी हो गया, मरकरी भी नॉन ओमिक है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये v दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे i दे दिया। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि मान लो यहाँ पर ये ऐसा 0 है, ये है 4 और ये है 2, ये है, तो लो, ये मिली वोल्ट है और ये माइक्रो एम्पियर है। अब पहला सवाल ये आ गया कि भाई इस पॉइंट ए पर रेजिस्टेंस निकालो। निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला पुट करोगे, R इज इक्वल टू V बाई I। V का वैल्यू दिया है, लेकिन किसमें दिया है, मिली में। I का वैल्यू दिया है, किसमें दिया है, माइक्रो में। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला ये सवाल एक आता है, करो आंसर बताओ कितना आ रहा है। 4/2 2 हो गया, हाँ 2 इंटू 10⁻⁴। वेरी गुड, राशि हैज गिवन द राइट आंसर एंड अनुष्का हैज गिवन द राइट आंसर। क्लियर है ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्राफ में कि भाई v की वैल्यू दे देगा, यहाँ पे i की वैल्यू दे देगा, बोलेगा इसका रेजिस्टेंस निकालो। ठीक, बन जाएगा, सबको आ गया आंसर ये। और बताओ भाई, तुमने सॉल्व किया। उदित, हाँ आज उदित का -3 क्यों आ रहा है भैया, उदित वो 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। कृतिका, सही आंसर है। वेरी गुड, बन गया ना ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो आता है, बन जाएगा सबसे। सृष्टि है ऑल्सो गिवन द आंसर, शिवानी है ऑल्सो गिवन द आंसर। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन आता है जो आता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बन जाएगा ये सबसे। वी दे देगा, आई देगा। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन एक और आ जाएगा, ये तो आपने ए पे निकाला, बोल देगा फाइंड द रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी, फाइंड द रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी। अब आपको क्या पता है, अगर लेंथ को अपन चेंज ना करें, एरिया को अपन चेंज ना करें, तो रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो जो रेजिस्टेंस ए पर रहेगा वही रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बी पर रहेगा, वही रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सी पर रहेगा। जैसे यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमेशा क्या रहती थी, कांस्टेंट, चाहे यहाँ निकालू चाहे यहाँ निकालू चाहे यहाँ निकालू। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू दिस एक्सिस, करंट एक्सिस या कोई भी एक्सिस, इसका मतलब हर पॉइंट पर जो एक पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हर पॉइंट पे आएगी। तो आप एक पॉइंट पर निकाल लो, बाकी पर आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कब होता है, व्हेन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। बट सपोज अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दिया, तब यहाँ पर ये रूल फॉलो
नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये अपन ने कर लिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ गया, ये V दे दिया, ये I दे दिया। अभी मैंने बताया स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। और स्लोप कैसे निकालना है, करंट एक्सिस के साथ एंगल आपको देखना है। ये आपको वायर ए दे दिया, ये आपको वायर बी दे दिया, और ये आपको वायर सी दे दिया। अब क्वेश्चन बोल दिया अरेंज द रेजिस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द रेजिस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बताया मैंने, एंगल किसके साथ देखना है, आई के साथ। इसका एंगल सबसे छोटा, उससे बड़ा इसका एंगल, और सबसे बड़ा इसका एंगल। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका आएगा, करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बहुत इजी है। अरे इंक्रीजिंग में बेटा अनुष्का, डिक्रीजिंग कर दी तुम तो। हाँ, राशि हैज गिवन द राइट आंसर, अनुष्का ने उल्टा कर दिया। भाई इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, सबसे कम बी का है। हाँ, सबसे कम बी का है, उसके बाद सी का है, और उसके बाद ए का है। हो गया, दिस इज सो इजी, बन जाएगा सबको, बहुत इजी है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो एक्सिस क्या कर देता है, फ्लिप कर देता है। देखो यहाँ पे, ये सबको क्लियर हो गया ना, कैसे आपका आंसर आएगा। ऐसा लिखना, रेजिस्टेंस ऑफ बी, फिर रेजिस्टेंस ऑफ सी, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऑफ ए। क्लियर है। अच्छा, अभी अपन आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है मतलब कोलिजन उतने ज्यादा हैं, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इन वायर में सबसे ज्यादा हीट किसमें प्रोड्यूस होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और सबसे कम हीट किसमें प्रोड्यूस होगी, बी में, है ना। जितने भी डिवाइस हैं, प्रेस देखा है घर में, बिजली वाला प्रेस है ना, जिससे आप आयरन आयरन करते हैं। तो आयरन किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। हीट में क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसका जो एलॉय होता है नाइक्रोम का, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इसमें मान लो इसको हटा दिया इसमें सी को, सपोज कि अब आप इसमें बताइए कौन सा वायर आप आयरन में यूज करेंगे इलेक्ट्रिक प्रेस में, और कौन सा वायर आप कंडक्टिंग वायर के तौर पे यूज करेंगे। अपन क्या चाहते हैं कि जो वायर कंडक्ट कर रहे हैं करंट, उनका रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, ताकि एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी कंडक्टिंग वायर होते हैं, ट्रांसमिशन वायर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। अभी रिसर्च चल रही है सुपर कंडक्टर बनाने में। सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, 0। लेकिन ये बहुत महंगा है वो प्रोजेक्ट, तो इंडिया में तो ऑब्वियस अभी नहीं आएगा। यूके एंड ऑल में, यूरोप में चल रहा है उसको बनाने का। कई जगह लाइन तो लोग बिछा भी दिए हैं, वो पूरे ठंडी रहती है तार एकदम, वो अंडर लाइन पूरा अंडरग्राउंड जाएगा। क्या छोड़ो, तो आया समझ में। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी। जिसका रेजिस्टेंस कम है उस तार को अपन कंडक्टिंग या ट्रांसमिटिंग वायर में यूज करेंगे, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको अपन हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज करेंगे। बल्ब में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पानी की जो रॉड आती है इलेक्ट्रिक रॉड में यूज कर सकते हैं। तो उन जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल और बताओ, फिर आज की सभा खत्म करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे, ये अब ऐसा दे दिया, आई दे दिया, बी दे दिया। अब बताओ भाई, विच हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, टेल मी द आंसर। वायर ए और वायर बी, मिनिमम रेजिस्टेंस किसका है,
वेरी गुड, अनुष्का हैज गिवन द आंसर, उदित हैज गिवन द आंसर, राशि, कृतिका, सृष्टि, है ना। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया अभी, एंगल हमेशा किसके साथ लेना है, करंट के साथ। ये इसका स्लोप हो गया, जितना कम स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। इसका स्लोप कम है मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका स्लोप ज्यादा है मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आप क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ। अब क्वेश्चन पूछ लिया विच इज अ बेटर कंडक्टर। बेटर कंडक्टर कौन है, ए और की बी? ए। ए इज अ बेटर कंडक्टर। शिवानी हैज गिवन द राइट आंसर। क्या बात है, ए इज अ बेटर कंडक्टर। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कनेक्टिंग वायर भी कौन लगाओगे, ए। हीटिंग एलिमेंट के तौर पे कौन अच्छा काम करेगा, बी। हीटिंग एलिमेंट मतलब जो करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते। ठीक है, वेरी गुड। आई होप कि आज सब क्लियर होगा, है ना। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जूम में कोई इशू नहीं है ना, आराम से पढ़िए। बस मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप यूजर आईडी पासवर्ड किसी और के साथ शेयर ना करें, ठीक है। और अपने नाम के साथ लॉग इन करें, जो भी आपका ये वीवो वीवो नाम है ये चेंज कर दे। बाकी पढ़ते रहिए, कल फिर पढ़ेंगे। और 2-3 दिन में पढ़ा लूँ तो मंडे से फिर अतुल सर मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी सैटरडे और संडे, संडे को वो पढ़ोगे कि नहीं तुम लोग बताओ? संडे को छुट्टी करोगे? वैसे भी हर दिन संडे ही है ना। ऐसा कुछ तो है नहीं कि अलग कुछ करते हो संडे को। घर में काम वाम तो नहीं करे तुम लोग, झाड़ू पोछा बर्तन कोई कर रहा है सब? हाँ, यू कैन टेल मी इन द चैट। थैंक यू सर, पढ़ेंगे सर, ओके। Ritika is writing yes, she is doing the daily chores, हाँ। That's good, you should help। ओके अनुष्का, ठीक है, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। और एनसीईआरटी एक बार डाउनलोड कर लेना, थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना कैसा क्या है ना। तो उसके हिसाब से भी आप अगर कोई डाउट हो, मान लो अब हो सकता है शायद मेरे से कोई टॉपिक छूट गया हो, क्योंकि मैं बिना बुक के ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जैसे याद है। बट फिर भी आप एक बार बुक भी देख लेना जब टाइम मिले आपको। कोई डाउट एक बार रीड कर लेना, किसी भी लाइन में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, क्या आप अपने डाउट व्हाट्सएप में क्वेरी कर देना, ठीक है। शगुन सिंह, थैंक यू सर, ओके बेटा, वेलकम बेटा, है ना। चलो आराम करो, पढ़ लेना फिर बाद में, कल मिलते हैं इसी टाइम। और सुनो, मैं आईडी ना डेली, मतलब आईडी तो वही रहेगी बट मैं पासवर्ड डेली चेंज करूंगा। और मीटिंग जैसे 5 बजे है तो 10 मिनट पहले डालूंगा, ठीक है। तो उससे सिक्योर रहेगा। तो आप लोग भी 10 मिनट पहले एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, चलो ठीक है ना, बाय बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, हैव गुड नाइट, गुड नाइट, ओके बेटा, बाय बाय, पढ़ो।